तो दोस्तों आज हम चल रहे हैं 9th क्लास के केमिस्ट्री बुक को लेकर के। चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। हमारे परिवेश यानी हमारे आसपास हमारे चारों ओर के जो भी पदार्थ हैं उनमें क्या अंतर होती है, क्या सिमिलैरिटीज होती है और उनके क्या गुण हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे चारों ओर पाई जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं और कुछ चीज़ों को नहीं भी देख सकते हैं, जैसे कि हवा को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन टेबल, कुर्सी, बेंच, पुस्तक, ईंट, पत्थर, मिट्टी, इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो वैसे किसी भी चीज़ के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है, जितना स्थान वो छेकता है, यानी उसमें जितनी लंबाई हो, चौड़ाई हो या मोटाई हो, उन सब के द्वारा वो जितना स्पेस वो ले रहा है उसको हम उसका आयतन कहते हैं। और जिस वस्तु को उठाने में या रोकने में कोई बल हमें लगता है, कोई अवरोध का सामना करना पड़ता है, तो हम कहते हैं कि उसमें द्रव्यमान है, मास है अपना। जैसे कि ईंट को हम उठाते हैं, तो ईंट को उठाते समय हमें कुछ अवरोध का सामना करना पड़ता है, हमारी मांसपेशियों में कुछ बल लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईंट में अपना एक द्रव्यमान है। तो ये दो वर्ड हैं। एक आयतन का मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु के द्वारा जो अधिकृत स्थान है, यानी जितना स्थान उसके द्वारा घेरा गया है, उसको हम आयतन कहते हैं। और वस्तु को उठाने में या उसे धक्का देने में जो बल लगता है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि वस्तु में अपना कुछ द्रव्यमान है। तो बहुत सारी, अभी हमने ये जिक्र किया कि हम अपने चारों ओर स्थित बहुत सारी चीज़ों को देख भी सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को नहीं भी देख सकते हैं। उसमें वायु एक है। वायु को हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। बैलून में जब वायु को भर दिया जाता है, तो वायु को भरकर उसका जब हम वजन लेते हैं, तो एक बिना हवा का बैलून और एक उसमें जब हवा भर दिया जाए तो दोनों के भार में अंतर होता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हवा में भी भार होते हैं। हवा को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हवा में भार होता है। हवा अवरोध उत्पन्न कर सकता है। तो ये अवरोध शब्द है क्या? अवरोध का मतलब हुआ रुकावट। जब बहुत तेज़ हवाएं चल रही हों और उस हवा में हम सड़क पर चलते हैं, तो ये अनुभव होता है कि अगर विपरीत दिशा से हवा आ रही है तो चलने में हमें कठिनाई का अनुभव होता है। अर्थात ये हुआ कि हवा अवरोध उत्पन्न करती हैं। हवा के द्वारा नदी में धाराएं चलती हैं, या हम अगर साइकिल चला रहे हों सड़क पर तो हमें साइकिल चलाने में कठिनाई होती है, लेकिन अगर हम हवा की दिशा में चलते हैं तो यह काम आसान हो जाता है। तो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने या ले जाने के लिए कुछ बल का प्रयोग करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पदार्थ में अवरोध। अब अंतर ये है कि बहुत सारे पदार्थों में अवरोध कम होता है और बहुत सारे पदार्थों में अधिक अवरोध होता है। तो कोई भी वस्तु, इन सभी शब्दों के बाद हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरता हो, यानी कि आयतन हो, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उस पदार्थ को हम कहते हैं पदार्थ। तो पुस्तक भी एक पदार्थ है, ईंट भी एक पदार्थ है, पत्थर भी एक पदार्थ है, टेबल, कुर्सी, ये सारी चीज़ें एक पदार्थ है, क्योंकि ये कुछ न कुछ स्थान घेरती है। इसमें अपना द्रव्यमान है, आयतन है, और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हमें अवरोध का सामना करना पड़ता है। द्रव्य क्या है? तो द्रव्य भी एक प्रकार का पदार्थ है जो किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता। जैसे कोई भी द्रव्य में एक ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं। चीनी एक द्रव्य है, उसको हम किसी भी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा तो हम बांट ही सकते हैं, लेकिन भौतिक प्रक्रिया के द्वारा हम उसको दो गुणों वाले पदार्थों में नहीं विभक्त कर सकते हैं। जैसे चीनी को हम जल में विलीन करते हैं, यानी जल में जब हम घुलाते हैं तो जल में चीनी घुलने पर वो चीनी फिर प्राप्त कैसे किया जा सकता है? तो जल का बाष्पीकरण करके चीनी को हम प्राप्त करते हैं। तो चीनी को जब हम प्राप्त करते हैं तो जो मूल चीनी जो कि पानी में घोला गया था और फिर दोबारा प्राप्त चीनी, दोनों का टेस्ट सेम ही होता है, एक जैसा ही होता है। बस उसकी संरचना में, उसके आकार में
अंतर आ जाता है कि जिस समय हम पानी में घोल रहे थे वो चीनी का दाना छोटा छोटा था, और जिस समय हम फिर से उसको बाष्पीकरण क्रिया द्वारा प्राप्त किए तो उस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त चीनी में चीनी का साइज जो है उस तरह का दानेदार छोटा छोटा साइज का नहीं होता है, लेकिन वो चीनी का चीनी ही रहता है, गुड़ का गुड़ ही रहेगा, नमक का नमक ही रहेगा, यानी उसके गुणों में हम कोई अंतर नहीं ला सकते हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारे द्रव्य हैं, सोडियम क्लोराइड, चूना पत्थर, चूना, नमक, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन कुछ पदार्थों को हम द्रव्य नहीं कह सकते हैं क्योंकि वह कई पदार्थों का मिश्रण है, और मिश्रण इसलिए कि उसमें उसके जो भी अवयव मिले होते हैं उनका अनुपात जो है वो निश्चित नहीं होता है। जैसे दूध शुद्ध द्रव्य नहीं है, दूध में जल, वसा और प्रोटीन होता है। तो ये दूध, अब हम ये सोचें कि दूध में जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण जो है वो निश्चित मात्रा में है, तो ऐसा नहीं है। हर एक गाय के दूध में या हर एक भैंस के दूध में जो दूध हमें प्राप्त होती है उनका दूध जो है होता है तो उसके अवयव जो जल, वसा और प्रोटीन हुए वो निश्चित मात्रा में नहीं होते। किसी में वसा की मात्रा अधिक होती है तो किसी दूध में वसा की मात्रा कम होती है। इसी प्रकार समुद्र का जल ले लें तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के अवयव मिले होते हैं, तो इसलिए समुद्र का जल भी शुद्ध द्रव्य नहीं है। अब हम उसके गुणों की चर्चा करेंगे, पदार्थ के गुण होते कैसे हैं, पदार्थ कैसे होते हैं। तो सबसे पहला गुण है पदार्थ कणों का बना होता है। कण मतलब छोटे छोटे पदार्थ। तो ये प्राचीन काल से ही ऐसी मान्यता थी। हमारे प्राचीन काल के जो भी विशेषज्ञ थे उनका भी मानना था कि पदार्थ जो है लकड़ी जिस तरह से है, लकड़ी गुटका की तरह अनवरत होता है कि लकड़ी को हम काट काट के उसमें से छोटे छोटे जिस तरह से हम गुटका प्राप्त कर सकते हैं, इसमें छोटे छोटे कण नहीं होते हैं। लेकिन पदार्थ जो है ये अलग अलग छोटे छोटे कणों का बना होता है। कोई भी पदार्थ को हम ले लें, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो चूना हो, वो छोटे कणों का, पहली बात तो कि कणों का बना होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे छोटे कणों का बना होता है। कण मतलब कि कई भागों में हम उसको बांट सकते हैं, कई टुकड़ों में बांट सकते हैं। जिस प्रकार से हम चीनी को अगर हम पानी में घोलते हैं तो वो चीनी क्या होता है, चीनी का दाना उसमें घुल जाता है, नमक का दाना उसमें घुल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कणों का बना होता है और उसके सारे कण वो अलग अलग हो जाते हैं। यदि चीनी की संरचना अनवरत होती तो लकड़ी के गुटका की तरह चीनी भी अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित कर देती, जिससे जल का स्तर ऊपर उठ जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो पानी में जो भी अंतराण्विक स्थान होते हैं, बीच के स्थान होते हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे, परमाणुओं के बीच का स्थान, उसमें वो घुल जाते हैं और पानी का जो आयतन है वो ज्यों का त्यों बना रहता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि पदार्थ कणों का बना होता है। अब हम दूसरा पॉइंट चर्चा करेंगे कि पदार्थ के जो कण होते हैं ये कणों का बना, तो ये कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म का मतलब हुआ बहुत अधिक छोटा, जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। अर्थात इसको देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, और वो भी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की। पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं और दिखाई भी नहीं देता है वो। फिर इसके कणों के बारे में जब हम देखें तो इसके कण जो होते हैं वो बहुत गतिशील होते हैं, वो गति करते रहते हैं, कभी अस्थिर नहीं होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर इसका देखना है तो जब हम कमरे में किसी अगरबत्ती को जलाते हैं तो अगरबत्ती का गंध जो है एक कोने से दूसरे कोने तक चला जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है उस धुएं में अगरबत्ती के गंध का जो छोटा छोटा कण है वो हवा के कण के साथ मिल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पदार्थ के जो छोटे कण हैं वो स्थिर नहीं होते। अगर स्थिर रहता तो अगरबत्ती का धुआं का जो गंध है वो दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच सकता था। जब हमारे घर में कोई भी पकवान बनता है, सुगंधित पकवान, तो घर में, पूरे घर में उसका सुगंध फैल जाता है कि आज हमारे यहाँ ये बन रहा है। मतलब ये कि उस पकवान का, उस भोज्य पदार्थ का जो कण है, छोटे कण, सूक्ष्म कण, वो हवा के कणों के साथ मिल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाते हैं और वो हमारे नाक तक पहुंच जाते हैं, और श्वास के द्वारा जब हम उसे अंदर लेते हैं तो हमें उस गंध का एहसास हो जाता है। फर्क ये है कि जब ताप अधिक हो तो पदार्थ के कणों का वेग अधिक हो जाता है, लेकिन तापमान कम हो यानी ठंडा हो पदार्थ, तब उसमें पदार्थ के कणों का वेग धीमा हो जाता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात जो भी पदार्थ हैं
चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो दूध हो, वो एक दूसरे को एक आकर्षण बल के द्वारा वो जोड़े रहता है। नहीं तो लकड़ी का टुकड़ा क्या होता है कि लकड़ी का टुकड़ा हम रखते हैं, वो एक मतलब कई कणों में, टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ईंट को हम एक जगह रखते हैं, वो ईंट की तरह वो वहाँ पर पड़ा रहता है, ऐसा नहीं है कि वो बह जाता है। तो उनके जो भी कण हैं वो एक आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और उस बल को हम कहते हैं अंतराणुक आकर्षण बल। ये क्वेश्चन में आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अंतराणुक आकर्षण बल किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है, जिसे हम अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। और इसी बल के कारण पदार्थ के कण एक साथ बंधे रहते हैं, और नहीं तो पदार्थ क्या होता कि टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो जाता, जैसे लोहे की कील, खड़िया का टुकड़ा, ईंट का टुकड़ा। इन सब पर अगर हम हथौड़े से प्रहार करते हैं तो प्रहार करने पर हम क्या देखते हैं कि वो टुकड़े में बढ़ जाते हैं, टुकड़ों में अलग अलग हो जाते हैं। कुछ पदार्थों को तोड़ने में हमें कठिनाई महसूस होती है, तो कुछ पदार्थों को तोड़ना बड़ा ही सरल हो जाता है। जैसे ईंट को हम अगर हथौड़े से तोड़ते हैं तो ईंट का टुकड़ा आसानी से टूट जाता है, लेकिन अगर लोहे का टुकड़ा हो, लोहे की कील का टुकड़ा, उसको अगर तोड़ा जाए तो तोड़ना कठिन हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनके बीच अंतराणुक आकर्षण बल बहुत मजबूत होते हैं, और कुछ पदार्थों के बीच के अंतराणुक आकर्षण बल बहुत ही मजबूत होते हैं। अब रहेगा कि पदार्थ जो कणों का बना होता है, उन कणों के बीच कुछ स्थान खाली होते हैं। बीच के स्थान, बीच में उन कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको हम अंतराणुक स्थान कहते हैं। और ये पॉइंट भी क्वेश्चन में आता है कि अंतराणुक स्थान किसे कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को हम अंतराणुक स्थान कहते हैं। जैसे हम चीनी को जल में घुलाते हैं, जल में मिलाते हैं, तो चीनी जल में विलीन हो जाता है, लेकिन जल का स्तर जो है, जितना हम गिलास में पानी लिए वो पानी ऊपर नहीं उठता है, अर्थात वो चीनी कहाँ गया, तो पानी के जो अणु हैं, बीच के जो गैप है, अंतराणुक स्थान, उसमें वो चीनी के कण समा जाते हैं, और इसलिए पानी का जो जल स्तर है वो ऊपर नहीं उठता है और वो रिक्त स्थान भर जाते हैं। पदार्थ तो याद रखना है आपको कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इन सारे पदार्थों के बीच अब हम वर्गीकरण करना सीखें कि पदार्थ जितने भी प्रकार के हैं हमारे आसपास वो कई रूपों में पाए जाते हैं। जैसे ईंट अलग रूप में, आप ईंट को आप हाथ में लेकर के ऐसे ही जा सकते हैं, लेकिन दूध को हम लोग हाथ में लेकर नहीं जा सकते हैं, पानी को हाथ में लेकर नहीं जा सकते हैं। उसी प्रकार से हम गैस को, हवा को हाथ में नहीं ले जा सकते हैं। तो उनके गुणों के आधार पर जब हम पदार्थ को बांटते हैं तो वो पदार्थ 3 रूपों में बंटता है। यानी हमारे जो धरती पर जो पदार्थ हैं मुख्यतः, वैसे और रूप हैं, लेकिन हम मुख्य रूप की जब बात करें तो पदार्थ के 3 रूप हैं, और वो है ठोस, द्रव और गैस। हमारा जो शरीर है, बॉडी, वो भी ये 3 रूप में मौजूद है। हमारे शरीर में जो भी हड्डियां हैं वो ठोस रूप में मौजूद है, और शरीर में रक्त जो पानी की तरह प्रवाह कर रहा है वो द्रव है, और गैसीय पदार्थ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सब गैस भी हमारे शरीर के अंदर। तो पदार्थ के 3 अवस्था होती है। तीनों अवस्थाओं के बारे में हम बारी बारी से पढ़ लें। सबसे पहले हम चलते हैं ठोस अवस्था को लेकर के। पदार्थ के ठोस अवस्था कैसा होता है, वैसे हम अपने आसपास टेबल, कुर्सी, बेंच, पुस्तक, ईंट, पत्थर, मिट्टी, इन सभी चीज़ों को जब हम देखते हैं और छूते हैं तो हमें एक कठोरता का एहसास होता है, और उसको हम जहाँ पर भी जैसे भी रख दें वैसे वो पड़ा हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि हम टेबल को एक स्थान पर रखें तो वो बहते हुए या लुढ़कते हुए कहीं और चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। जबकि पानी में हम एक बाल्टी पानी को अगर हम कहें कि ज़मीन पर आप पानी को गिरा दीजिए, तो क्या वो पानी वहीं पर पड़ा रहेगा? इसका जवाब होगा नहीं। वो पानी वहाँ पर से चल करके जिधर की ओर ढाल होगा उधर बह जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बैलून को जब हम खोलते हैं तो क्या बैलून का गैस बैलून में ही पड़ा रहता है? तो नहीं, वो भी हवा में निकल करके उड़ जाता है। लेकिन ठोस अवस्था की जब बात करते हैं तो ईंट, चावल, गेहूँ, चीनी, ये जो सभी पदार्थ हैं ये ठोस अवस्था में क्यों हैं? तो इनके बीच का अंतराणुक आकर्षण बल बहुत ही मजबूत होता है। ये आपस में जो होते हैं बहुत मजबूत बंधन के द्वारा बंधे होते हैं। जैसे हम ये एक ठोस पदार्थ को ले लेते हैं तो इसके जो भी कण हैं, इसके अंदर बहुत सारे कण,
इन कणों को अलग करना मुश्किल होता है। ये कण एक दूसरे से इतने मजबूती बंधन से बंधे होते हैं और इनके बीच का जो ये स्थान है, ये जो हम अभी बता रहे थे कि अंतराणुक स्थान, ये बहुत ही न्यून होता है, बहुत कम होता है और इस कारण पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं गमन करते हैं या बहुत कम गमन करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिशील ये बहुत कम करता है। तो सबसे पहला गुण है कि ठोस पदार्थों की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। जो भी ठोस पदार्थ है, अगर उसका शेप देखा जाए तो ईंट हमेशा ईंट की तरह ही रहेगा। उसको हम कभी चाहें तो हम उस ईंट को लंबा नहीं कर सकते हैं, पतला नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आकृति निश्चित होती है और आयतन यानी जितना वो स्थान छेक रहा है, यानी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई सबको मिला करके अधिकृत स्थान जो है वो भी निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है। पुस्तक एक ठोस पदार्थ है, एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं तो पुस्तक को आप देखिए, इसकी आकृति भी निश्चित और आयतन भी निश्चित होती है, दोनों में से कोई नहीं बदलता है। रबर बैंड है, इसको खींचने पर इसकी आकृति तो बदल जाती है, लेकिन खिंचाव बल के हटते ही आकृति जो है पुनः उसी प्रकार का हो जाता है जैसा वो पूर्व में था। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसकी आकृति और आयतन निश्चित है, यानी अपना पूर्व का आकृति ये छोड़ता नहीं है। चीनी और नमक भी ठोस पदार्थ हैं क्योंकि इसकी आकृति निश्चित होती है और आयतन भी निश्चित होता है। जितना वो चीनी है उसका आयतन नहीं बदलता है। घनत्व क्या होते हैं? उच्च होता है ठोस पदार्थों का घनत्व। किसी द्रव्य के इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम उसका घनत्व कहते हैं। घनत्व का फार्मूला ही होता है द्रव्यमान बटा आयतन। यानी जो उठाने में, किसी पदार्थ को हम अभी बता रहे थे कि उठाने में जो बल लगता है उसको हम उस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं और उस द्रव्यमान में जब आयतन से भाग दिया जाता है तब उसका घनत्व निकलता है। घनत्व का मतलब हुआ कठोरतापन। ठीक, आयतन को घन मीटर में मापा जाता है या लीटर में मापा जाता है। घनत्व को ग्राम मिलीलीटर, ग्राम प्रति मिलीलीटर में व्यक्त किया जाता है। तो मिला जुलाकर हम ये देखें कि ठोस पदार्थों का घनत्व उच्च होता है, हाई होता है, यानी घनत्व उच्च होने के कारण वो कठोर होते हैं, एक दूसरे के साथ मजबूती से सटे हुए बंधन होते हैं, उसमें जो बंधन बनता है। रही द्रवणांक और क्वथनांक की बात, तो ठोस पदार्थों के द्रवणांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। यानी कि जो द्रवणांक और क्वथनांक का मतलब क्या हुआ कि पदार्थ, ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में बदलने के लिए या उसको उबलने के लिए बहुत अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है। अब हम कहेंगे कि लोहे को अगर द्रव अवस्था में बदल दिया जाए तो कितना तापमान लगे, तो जिस तरह से हम अगर उसको हम चढ़ाते हैं, हीट देते हैं, तो वो पिघलेगा नहीं हमसे। उसको पिघलाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में हीट की आवश्यकता होती है, अर्थात उच्च होता है इसका द्रवणांक और क्वथनांक। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं, हार्ड होता है। ईंट, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, लोहा, इन सभी चीज़ों को हम छूकर ये महसूस करते हैं कि जितने भी ठोस पदार्थ हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो कण हैं वो परस्पर मजबूती बंधन से बंधे होते हैं। बाहर से दबाव पड़ने पर भी इनकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये कठोर और दृढ़ होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। संपीड्यता का मतलब हुआ कि उनके आयतन को हम घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य, इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं हम उसको दबाव दे करके। ऐसा नहीं है कि ईंट को हम दबाव दे करके हम उसको चपटा कर दें, है ना। तो ये असंपीड्य होते हैं। ठोस पदार्थ में चूंकि अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, इसके कारण इसको अधिक या कम नहीं किया जा सकता है, मजबूत बंधन से बंधे होते हैं ये। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो अपवाद में हैं, जैसे पाव रोटी या स्पंजी पदार्थ को अगर हम ले लें तो ये अपवाद हैं, जबकि ये भी ठोस पदार्थ हैं। लेकिन इनके अंतराणुक स्थान में वायु भरा होता है, जिसके कारण इस पर अगर हम दबाव देते हैं तो ये पिचक जाता है या फैल जाता है। बहाव की प्रवृत्ति अगर देखा जाए तो ठोस पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, यानी ठोस पदार्थ बहते नहीं हैं पानी की तरह। गेहूँ, चावल, चीनी को अगर हम नीचे ज़मीन पर रख दें तो वो ऐसा नहीं है कि बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए, यानी बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। उसके बाद प्रसार या संकुचन। प्रसार का मतलब होता है एक्सपेंशन, फैलना। संकुचन, कंट्रैक्शन, यानी सिकुड़ना। ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो
तो इसका प्रसार होता है, ये फैलता है। लेकिन जब ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ता है। ऊष्मा के प्रभाव से ठोस के कणों में क्या होती है कि ऊर्जा बढ़ जाती है, और ऊर्जा बढ़ जाने के कारण वो अपने विराम की स्थिति को छोड़ करके वो चारों तरफ तीव्रता से कंपन करने लगते हैं। जिस पोजीशन पर वो है उसी पोजीशन पर वहाँ पर वो कंपन करने लगता है, और कंपन करने से उसके बल जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, जो अंतरानुक आकर्षण बल है। और आकर्षण बल कमज़ोर होने के कारण उसके कण एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर गमन करने लगते हैं, अर्थात उसमें उस द्रव की अवस्था में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है गर्म करने पर। लेकिन जब हम उसको ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर क्या होता है कि उसके जो कण हैं वो और मजबूती बंधन से एक दूसरे को परस्पर बांध लेते हैं, और वो सिकुड़ जाते हैं, एक दूसरे की ओर और आकर्षित हो जाते हैं, तो सिकुड़ जाते हैं। ऊर्ध्वपातन का मतलब हुआ कि जब हम बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं कि जिनको गर्म अगर किया जाए तो वो द्रव की अवस्था में नहीं परिवर्तित होता है, अर्थात वो पिघलता नहीं है, और बिना द्रव की अवस्था में परिणत हुए वो सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। उस वाष्प को जब हम ठंडा करते हैं तो वो फिर से द्रव की अवस्था में संघनित नहीं होता है, बल्कि ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि ऊर्ध्वपातित होते हैं, अर्थात द्रव की अवस्था में वो नहीं बदलते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण रूप से नौसादर के नाम से जानते हैं, आयोडीन, कपूर, नैफ्थलीन जो कपड़ों में डाली जाती है, डालकर रखी जाती है वो गोली, उसको नैफ्थलीन की गोली कहते हैं। फिर शुष्क बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम ऊर्ध्वपातित कर सकते हैं, यानी गर्म करने पर बिना द्रव में परिणत किए हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल दिया जा सकता है। कपूर को अगर रखा जाए एक स्थान पर, गर्म स्थान पर, तो वो कपूर पिघलेगा नहीं, सीधे वाष्प बनकर वो हवा में विलीन हो जाता है। विसरण, ठोसों में विसरण का गुण बहुत ही कम पाया जाता है, और कारण है क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन न के बराबर करते हैं। कठोर होने के कारण, या कहिए कि उनके अणुओं के बीच अंतरानुक आकर्षण बल मजबूत होने के कारण, बीच के स्थान में गैप नहीं होने के कारण कोई भी ठोस पदार्थ किसी दूसरे ठोस पदार्थ में विसरित नहीं होता है, नहीं मिलता है। जिस प्रकार की हम पानी को दूध में मिला लें या दूध को पानी में मिला लेते हैं, वो विसरण की क्रिया हुआ। विसरण की क्रिया का मतलब कि किसी भी द्रव के कण किसी दूसरे द्रव के कण में इस तरह से प्रवेश कर जाएं, घुल मिल जाएं कि दोनों के बीच अंतर का पता नहीं चले। तो ठोसों में ऐसा नहीं हो सकता है, विसरण क्रिया नहीं होती है। अगर हम चीनी और नमक को मिला दें तो दोनों के बीच के अंतर को हम साफ साफ पहचान सकते हैं। तो ये हो गया। अभी तक हम लोग पढ़े ठोस के गुण। अब हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे द्रव और गैस के बारे में। इस चैप्टर का आगे का भाग आप दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं दूसरे भाग में। आज के लिए आपको इतना ही पढ़ना, और वीडियो को बार बार देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि आपके माइंड में इस चैप्टर से जुड़ी हुई बातें आपको याद हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।